चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, तो हम उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट अभी कर रहे हैं कवर, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी अभी कवर कर रहे हैं, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना जरूरी है, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे जब कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले चैप्टर की थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट अभी करा रहा हूं जिसके अंदर हमें 4 वर्ड का मीनिंग समझना है, और दूसरा पार्ट हम लास्ट में करेंगे, याद दिलाइएगा। पहले पार्ट का नाम है मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप। तो जो क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप है वो बाद में होगा, और मीनिंग मैं अभी आपको करा रहा हूं। तो हमें पहले पार्ट में इन 4 वर्ड का मीनिंग समझना है कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट क्या है एक्चुअल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 वर्ड। कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। तो इन 4 वर्ड का मतलब बहुत जरूरी है जानना फॉर बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिक चीजों में कवर होते हैं ये चीजें। अगर हम देखें कि कॉस्ट का क्या मतलब है, तो लिखा है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। द रिसोर्सेज गिवन एक्सप्रेस, एक्सपेंस नहीं है ये, एक्सप्रेस होगा। द रिसोर्सेज गिवन अप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल इंकर्ड। ये काट के लिख दो एक्सप्रेस। हाँ, तो सर क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये पॉइंट। आपको कुछ भी नहीं उतारना, सिर्फ सामने सामने देखना है। जब मैं आपको ये नोट्स डिलीवर करूंगा तो जो एग्जांपल मैं उतार रहा हूं आपको यहां उतार लेना है, इसकी जगह थोड़ी और दे दूंगा मैं नोट्स में, और जो भी एग्जांपल मैं यहां उतारूंगा उसकी जगह आपको उसमें मिल जाएगी नोट्स की कॉपी में। तो आपको अलग से कुछ उतारने की नीड नहीं है, बस सामने सामने आप वॉच करिए। देखिए दोस्तों, एक है एबीसी लिमिटेड। एग्जाम्पल सीखते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब जो कंपनी का काम है, इस कंपनी की जो बिजनेस है वो है, इस कंपनी का बिजनेस है टू सेल फर्नीचर। उस कंपनी का बिजनेस है फर्नीचर बेचना, फर्नीचर्स बेचना। इस कंपनी का बिजनेस है फर्नीचर बेचना। और ये भी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी का काम है टू सेल वुड्स। वुड्स मतलब लकड़ियां, लकड़ियां बेचना इसका काम है। अब जो एबीसी लिमिटेड है उसका काम है फर्नीचर बेचना, और जो XYZ लिमिटेड है उसका काम है लकड़ियां बेचना। अब एबीसी लिमिटेड जो फर्नीचर बेचती है वो पहले बनाती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाने के बाद वो सेल करती है। तो अब एबीसी लिमिटेड को फर्नीचर बनाना है, वांट टू मैन्युफैक्चरिंग अ फर्नीचर। फर्नीचर्स बनाने, अब फर्नीचर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, फर्नीचर्स के अंदर आ जाते हैं बेड, सोफे, अलमारी। लकड़ी का जो भी चीज होती है वो फर्नीचर के अंदर कवर होता है, लोहे की भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको फर्नीचर बनाना है, और फर्नीचर बनाने के लिए मान लो इसको सोफा बनाना है, बेड बनाना है, कोई भी फर्दर चीजें इसको बनानी है। और फर्नीचर सोफा बनाने के लिए इसको चाहिए लकड़ियां। तो इसने क्या कहा, इसने इससे कांटेक्ट किया और इससे कांटेक्ट करके कहा कि भैया हमें लकड़ियां चाहिए, हमें 10,000 यूनिट ऑफ वुड चाहिए, 10,000 लकड़ियां चाहिए हमें, 10,000 यूनिट ऑफ वुड चाहिए। इसने कहा भैया कितने का दे दोगे, 10,000 यूनिट चाहिए। इसने आप जवाब दिया कि भाई मैं आपको 1 यूनिट लकड़ी 20 रुपए की दूंगा, क्योंकि आप इतनी सारी ले आ रहे हो इसलिए आपको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं। 1 यूनिट लकड़ी 20 रुपए की दूंगा।
अगर मैं 10,000 यूनिट लकड़ियां लेता हूं और एक लकड़ी, एक यूनिट जो है वो 20 रुपए की आती है, तो 10,000 कितने की आएगी जरा बताइए। अगर एबीसी लिमिटेड 10,000 लकड़ियां लेते हैं और एबीसी लिमिटेड ने 10,000 लकड़ियां लिए है, इसके बदले में एबीसी लिमिटेड कितनी पेमेंट करेगा? टोटल पेमेंट कितनी होगी? एबीसी लिमिटेड को अपनी जेब से पेमेंट कितनी होगी? पेमेंट ऑफ वुड्स, लकड़ियां की पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? सर 10,000 यूनिट लकड़ी ली और एक यूनिट लकड़ी 20 रुपए की है, तो 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल तो बाद में आपको बता नहीं रहा। 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी किसको? XYZ लिमिटेड को। क्या इतनी सी बात समझ में आई? 1 लाख रुपए करनी पड़ेगी। ऐसा ये कौन सी कैलकुलेशन लगा रहे हो? 10,000 यूनिट लकड़ी खरीदी है, हाँ आप सही बोला ना, और एक यूनिट लकड़ी 20 रुपए की आती है, तो 10,000 कितने की आ गई? 2 लाख रुपए की। तो सिंपल सी बात तो यही है कि जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं और उस सामान के बदले में जो पेमेंट कर रहा हूं अपनी जेब से, तो मैं कहूंगा वो सामान की जो कॉस्ट है वो ये रही, जो मैंने अपनी जेब से पे करा। सिमिलरली एबीसी लिमिटेड जब लकड़ियां खरीदते हैं, तो जितनी लकड़ियां उन्होंने खरीदी 10,000 यूनिट, तो वो ये कहेंगे कि इन 10,000 लकड़ी को खरीदने में जो मेरी जेब से गया वो 2 लाख रुपए गया। तो आज के बाद वो ये कहेंगे कि 10,000 लकड़ियों की कॉस्ट 2 लाख रुपए है। तो यही दोस्तों कॉस्ट होती है। जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं और उस सामान के बदले में जब आप कोई पेमेंट करते हैं, तो वो सामान का कॉस्ट, वो जो पेमेंट करी वो होगी। आप एक स्टेशनरी की दुकान पे जाकर 2 पेंसिल के या पेन के डब्बे लेकर आते हैं। अब 2 पेन के डब्बे आपने जब लिए तो दुकानदार को अपनी जेब से निकाल के 100 रुपए दे दिए। तो मैं आपसे कहूंगा बताओ 2 पेन आपको कितने के पड़े? तो आप कहोगे 100 रुपए के। तो आपने मुझे अपनी 2 पेन की कॉस्ट बताई, राइट। तो जब भी कोई हम सामान खरीदते हैं, जो सामान हमने खरीदा उसके बदले में हमने कितने पैसे पे करे, तो वो जो पैसे मैंने पे करे वो उस सामान की कॉस्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट दोस्तों वो खर्चा है जो आप खर्च करते हो किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को बाय करने के लिए। तो जिस चीज को हमने बाय करा उस चीज की, उस थिंग की जो कॉस्ट आती है वो होती है जो आपने पे किया। जैसे कि हम देखेंगे कि जो एबीसी लिमिटेड है उसने 10,000 यूनिट ऑफ गुड्स उसने खरीदे थे और वुड खरीदे थे, लकड़ियां खरीदी थी। अब 10,000 यूनिट की लकड़ियां जो उसने खरीदी, इसके बदले में उसने 2 लाख अपनी जेब से पे करे। तो मैं आज के बाद कहूंगा कि ये जो 2 लाख रुपए है ये कॉस्ट ऑफ वुड है। हम क्या कहेंगे? कॉस्ट क्या है ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ वुड, 10,000 यूनिट ऑफ लकड़ी की कॉस्ट क्या है? आप क्या कहोगे? जो आपने अपनी जेब से पे करा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या है दोस्तों? कॉस्ट है। 2 लाख रुपए क्या है दोस्तों? कॉस्ट है। तो कॉस्ट दोस्तों क्या है? जो भी सामान आप खरीदते हैं और उस सामान के बदले में जब आप पे करते हैं वो आपकी कॉस्ट मानी जाती है। मान लीजिए आपने आज अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीदे। अब आपने लैपटॉप खरीदने के लिए पेमेंट करी 30,000 रुपए की, तो आप कहोगे इस लैपटॉप की कॉस्ट होगी 30,000 रुपए। आपकी जेब से तो 30,000 गया ना, राइट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जिसको हम देते हैं, पैसे हम खर्च करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए आपकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखने के लिए 100 रुपए चार्ज करे। दवाइयाँ अलग है पर आपके देखने के चार्जेस 100 रुपए है, होता है। डॉक्टर दवाई के पैसे तो आपसे लेगा ही लेगा, पर डॉक्टर आपको देख भी तो रहा है, तो उसकी कंसल्टेंसी फीस भी तो होगी। डॉक्टर आपको कोई गुड्स बेच रहा है? नहीं, डॉक्टर आपको अपनी सर्विस दे रहा है। तो सर्विस देने के बदले में आपने डॉक्टर को क्या पैसे दिए? 100 रुपए। तो आप कहोगे डॉक्टर की सर्विस की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है। तो जो भी अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विस के एक्सचेंज में, आपको कहीं ना कहीं गुड्स या फिर किसी से सर्विस मिल रही है और उसके बदले में आप जो अमाउंट पे करते हैं दैट अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट। उसी अमाउंट को क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। बताइए सर, क्या समझ में आया? तो ऐसा रिसोर्सेस जो आप गिवन अप कर रहे हो, मतलब दे रहे हो, जो मनी की टर्म में एक्सप्रेस करा जा रहा है, उसको हम कॉस्ट कहेंगे। तो कॉस्ट हो सकती है ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी की टर्म में जिसको एक्सप्रेस किया जा सके।
और जिस चीज़ को मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो हमारी कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे कि क्या, ऑनेस्टी, जैसे कि क्या, इफिशियंसी, जैसे कि क्या, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क आप कितना करते हो इसकी कोई कॉस्ट नहीं निकाल सकता कि कितने रुपए का हार्ड वर्क करा, कितने रुपए की आपकी ऑनेस्टी है, इसका आप नहीं निकाल सकते दोस्तों। इसलिए ऑनेस्टी और हार्ड वर्क और इफिशियंसी ये हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। इसलिए आपने कितने रुपए का हार्ड वर्क करा, कितने रुपए की इफिशियंसी है, कितने रुपए की ऑनेस्टी है आपकी, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इनकी कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ जिसको हम दे रहे हैं और बदले में कुछ ले रहे हैं, तो उसके बदले में जो आपने पे करा, जो इन टर्म्स ऑफ मनी आपने पे करा, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? कॉस्ट क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, लास्ट वाली लाइन में लिखा है कॉस्ट दोस्तों वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, चाहे नोशनल है चाहे एक्चुअल, जो आपका खर्च हो गया हो वो आपकी कॉस्ट है। तो आइए लास्ट वाली लाइन को समझते हैं कि लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है। लास्ट वाली लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, कहा कि कोई भी अमाउंट आप एक्सपेंडिचर करते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है जो भी अमाउंट आप खर्च कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। सर ये एक्चुअल और नोशनल का क्या मतलब है? एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। एक्चुअल और नोशनल दोनों हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक्चुअल और नोशनल का क्या बेसिक मतलब है। चलिए, मान लो दोस्तों श्याम का एक घर है, श्याम का एक श्याम की एक प्रॉपर्टी है, तीन मंजिल की प्रॉपर्टी है। यह है ग्राउंड फ्लोर, यह है फर्स्ट फ्लोर, यह सेकंड फ्लोर और वो थर्ड फ्लोर। यह है ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये है एक श्याम के पास एक घर है। ठीक है जी। जो उसकी प्रॉपर्टी है ये मार्केट के मेन रोड पर है, ये हमारी रोड है, तो मार्केट मेन रोड है, ये मार्केट लगती है यहां पर, मार्केट का मेन रोड है। और आपको पता है मार्केट में लोग ज्यादातर घर नहीं बनाकर दुकानें खोलते हैं, उनकी एक इनकम मिल जाती है, उनको रेंट मिल जाता है। वो क्यों अपना घर बनाएंगे, वहां दुकान खुल सकती है दोस्तों, दुकान में हर महीने हमें रेंट मिल सकता है। तो मार्केट में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केट में लोग ज्यादातर दुकानें, घर बनाकर दुकानें के लिए डाल देते हैं, रेंट के लिए डाल देते हैं। मार्केट में लोग ये करते हैं, है ना, यही करते हैं। तो श्याम ने भी यही करा कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें इन्होंने एक अपनी दुकान खोल रखी है, दुकान रेंट पे दे रखी है, मतलब शॉप रेंट पे दे रखी है ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये एक किसी को रेंट पे दे रखी है फॉर शॉप। अगर मैं कहूं कि इस ये अपनी दुकान का कितना किराया लेता है, तो ये 15,000 रुपये पर मंथ किराया ले रहा है उस पर्सन से, जो उसने दुकान, जिस पर्सन ने यहाँ पर दुकान ले रखी है, इसकी शॉप खरीद रखी है रेंट पे, तो 15,000 रुपये पर मंथ इससे ले रहा है। कौन ले रहा है? श्याम ले रहा है। बाकी पे श्याम खुद रहता है, बाकी पे श्याम खुद रहता है। अब श्याम कह रहा है कि यार मुझे भी अपना एक बिजनेस करना है, ऑफिस टाइप खोलना है, मेरा बिजनेस है उसमें मुझे ऑफिस खोलना है। तो श्याम ने कहा मुझे भी मार्केट में कहीं ना कहीं जगह चाहिए, अब मैं कहाँ रखूं कहाँ रखूं। तो श्याम ने दिमाग लगाया कि यार नीचे वाले फ्लोर तो मेरा रेंट पे चढ़ गया है, क्यों ना मैं अपनी सेकंड वाला जो फर्स्ट फ्लोर है मेरा, इन दोनों पे मैं रह लेता हूं, इन दोनों पे मेरा घर हो जाएगा, और जो मेरी फर्स्ट फ्लोर है इस पे मैं अपना ऑफिस खोल लेता हूं। इससे क्या फायदा होगा राम को? अब श्याम ने क्या करा, इस फ्लोर को भी कमर्शियल बना दिया। पहले ये कमर्शियल नहीं था, रेसिडेंशियल था। रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए, कमर्शियल मतलब कोई बिजनेस करने के लिए। तो नीचे तो कमर्शियल था ही, क्योंकि यहां पर दुकान रेंट पे दे रखी है और 15,000 रुपए का रेंट है।
मान ले रहा है श्याम, और ऊपर वाले में अपना बिजनेस खोल लिया इसने, तो कमर्शियल नेचर का है। तो कमर्शियल मतलब इसने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया, बिजनेस, खुद का बिजनेस खोल लिया। अब मेरा सवाल ये है, क्या अब इसको रेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा बताओ। इसने एक फ्लोर पूरा का पूरा अपने ऑफिस के बिजनेस के लिए खोल लिया, क्या अब इसको रेंट देना पड़ेगा, ये मेरा सवाल है। तो बच्चे कहेंगे सर नहीं देना पड़ेगा, ऑब्वियस है, बाकी 2 मंजिल में ये खुद रह रहा है, रेसिडेंशियल है ये। एक तरीके का होम, खुद ही रहता है अपनी बाकी 2 मंजिल में, बाकी नीचे के 2 फ्लोर कमर्शियल बना रखा है। ऑब्वियस है नहीं देगा, सिंपल सी बात है सर, वो रेंट क्यों देगा, वो उसी का तो घर है। मान लो अपने घर पे कोई बिजनेस खोलेगा तो अपने घर पे रेंट तो ना देगा। बस यही मिथ कॉस्ट ने दूर करा। कॉस्ट ने कहा देखिए सर, भले ही वो आपका घर है पर बिजनेस के लिए तो वो खर्चा है। आपको अकाउंटिंग में ये सिखाया गया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है, बिजनेस एंटिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है अकाउंटिंग का, वो कहता है दोस्तों ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो ऑनर तो श्याम है और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस रेंट पे नहीं करेगा, नहीं, गलत है। श्याम अपने बिजनेस में ये लिखेगा कि भैया मेरे घर का रेंट बनता है 10,000 रुपये, मुझे दो, तो श्याम बिजनेस से ले लेगा। पर कैसे लेगा, श्याम का तो श्याम खुद ही अपने बिजनेस का ऑनर है। तो यही तो समझने लायक चीज है कि भाई अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस में मैं अलग हूं और बिजनेस अलग है। बिजनेस की अकाउंटिंग में ये शो करके दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस रेंट पे कर रहा है श्याम को, भले ही श्याम बिजनेस की जेब में से निकाल कर अपनी ऊपर वाली जेब में से पैसे निकाले और नीचे वाली जेब में डाल ले, पैंट की जेब में, शर्ट की जेब में से पैसे निकाले और पैंट की जेब में डाल ले, वो फर्क नहीं पड़ता। पर अकाउंटिंग में ये दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस रेंट दे रहा है सर। बिजनेस के लिए तो खर्चा दिखाओगे आप या नहीं दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा। अरे हाँ मैं समझ रहा हूं कि ऑनर जो है उसी खुद का बिजनेस है, तो वो खुद अपने ही आपको रेंट कैसे दे सकता है, ऑब्वियस है नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। पर बिजनेस के खर्चे में इसको खर्चा दिखाना पड़ेगा सर। क्यों दिखाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये इसका मेन मार्केट में घर नहीं होता और इसको दुकान मेन मार्केट में लेनी होती तो रेंट पर दुकान लेता। अब इस फ्लोर की रेंट की क्या वैल्यू है, तो इसने बाकी से पूछा कि अगर मैं सेकंड मंजिल फर्स्ट फ्लोर अगर रेंट पे लूं तो कितना रेंट देना पड़ता। वो कह रहा है जी 10,000 रुपए रेंट देना पड़ता। तो आप फर्स्ट फ्लोर की रेंट की वैल्यू तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। सेम दुकान, सेम फ्लोर कहीं और किसी से पूछ लो कि यार अगर मुझे कहीं और भी, ऐसे ही तो एक घर थोड़ी ना होगा, मार्केट में बहुत सारी दुकानें होगी जिसमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना होगा। तो किसी से फर्स्ट फ्लोर का रेंट पूछ लो कि कितना रेंट लोगे अगर मैं यहाँ पर बिजनेस खोलूं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, भले ही श्याम ने अपने ही घर पे बिजनेस खोला पर बिजनेस को एज एन एक्सपेंस शो करेगा और इसकी वैल्यू की इस रेंट के फ्लोर, इस फ्लोर के रेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहीं और अदर फ्लोर का रेंट देखना पड़ेगा कि यार ऐसी सिमिलर फ्लोर अगर कहीं रेंट पे लिया जाए तो कितना रेंट देना पड़ता, 10,000 रुपये रेंट देना पड़ता। तो बिजनेस इसको अपना खर्चा जरूर दिखाएगा, भले ही बिजनेस की जेब से नहीं जा रहा, बिजनेस इसको अपना एक्सपेंस दिखाएगा। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है, इसको कहते हैं नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट दोस्तों हमारा एक्सपेंडिचर हमारी जेब से नहीं जाता, पर बिजनेस में इसको एक्सपेंडिचर शो करना पड़ता है, ये हमारी ये कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया कि हाँ भाई ये फर्स्ट फ्लोर का रेंट आप 10,000 रुपये लेकर चलेंगे, 10,000 पर मंथ इसका रेंट हम अगर एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ मनी तो फर्स्ट फ्लोर का रेंट होता 10,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये हमारी जेब से नहीं जाएगा, श्याम की जेब से नहीं जाएगा, पर बिजनेस में इसको दिखाना पड़ेगा कि शाम को रेंट दिया जा रहा है 10,000 रुपये। बिजनेस के लिए इसको खर्चा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जितना खर्चा आप बिजनेस में दिखाओगे उतना प्रॉफिट कम आएगा और उतना टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। तो बिजनेस में इसको एज एन कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, भले ही आपकी जेब से नहीं गया हो तो भी दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसका ये घर नहीं होता, कहीं और रेंट पे रह रहा होता, कहीं और रेंट पे बिजनेस खोलता, तो कहीं और रेंट पे बिजनेस खोलता तो वहां तो रेंट पे करना ही पड़ता। तो बाहर वाले को रेंट पे करना पड़ रहा है तो क्यों ना अंदर वाले को ही कर दे, रेंट तो तब भी पे करना ही पड़ता है ना, समझ रहे हो आप।
मान लो श्याम आप हो, आपका ये घर नहीं होता तो आप बाहर रेंट पे रहते ना, बिजनेस अपना खोलते, कहीं ना कहीं रेंट देना पड़ता वहां भी। तो बाहर वाले को रेंट दे रहे हो और अपने ही घर में बिजनेस करो तो अपने को भी रेंट दो भाई, आप भी तो टेनेंट, आप तो मालिक हो ना उस घर के। और आप अगर अपना बिजनेस नहीं खोलते, सुन लो, आप अपना इसमें अपना बिजनेस निकलते, इस फ्लोर को भी किसी को रेंट दे दे तो वो भी तो आपको तब भी तो रेंट मिलता ही। तो अगर ऑनर के पॉइंट से सोचोगे तो ऑनर अपना बिजनेस ना खोल के अगर दूसरों को दे देता तब उसको रेंट मिलता। तो अपना बिजनेस खोल के तो लॉस ही हो रहा है, तो अपने बिजनेस से भी रेंट लो, ऐसा कहता है नोशनल कॉस्ट। पर रेंट लेन देन कैसे होगा, बिजनेस भी उसी का, ऑनर भी वो खुद है, तो इसलिए आप लेन देन में मत करो, पर अकाउंटिंग में इसको खर्चा जरूर दिखाओ, इसको कॉस्ट मानो। और ऐसी कॉस्ट को आप क्या कहते हैं, नोशनल कॉस्ट कहते हैं। अब ये नोशनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नोशनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस ये होता है कि एक्चुअल कॉस्ट में हमारा पैसा हमारी जेब से निकलकर किसी और की जेब में जाता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल सरल भाषा कह रहा हूं। जैसे कि पीछे वाला एग्जांपल देखो, पीछे वाले एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड 2 लाख रुपए अपनी जेब से निकालकर XYZ लिमिटेड को दे रही थी, तो अपनी जेब से पैसा निकलकर जब दूसरे की जेब में जाए तो उसको एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है, और जब अपनी जेब से पैसा निकलकर अपनी ही जेब में वापस आ जाए तो उसको नोशनल कॉस्ट कहा जाता है। पर खर्चा कॉस्ट दोनों माना जाएगा। तो कॉस्ट की डेफिनेशन यही नहीं कहती कि आपका पैसा जेब में से निकल रहा है तो कॉस्ट, आपका पैसा जेब में से निकला और दूसरे की जेब में जाएगा तब कॉस्ट मानी जाएगी ना सर। नोशनल कॉस्ट को भी यहां पर कॉस्ट माना गया है, उसको भी हम कॉस्ट मानेंगे, चाहे अपनी जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में जाए, चाहे अपनी जेब से पैसा निकल के अपनी ही जेब में वापस आ जाए। कॉस्ट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन कॉस्ट दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। ये अपने बिजनेस के अंदर, जो भी इसने बिजनेस खोला, ये अपने बिजनेस के अंदर ये दिखाएगा कि यार मेरा रेंट, मैं अपने आप को रेंट दे रहा हूं, मतलब ऑनर को रेंट ही पे कर रहे हैं। तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा कि हाँ ऑनर को रेंट दिया जा रहा है, कैपिटल बढ़ाकर लायबिलिटी बढ़ाएगा, राइट। ऐसे तो होता है ना कि ऑनर अपनी कैपिटल, बिजनेस के अंदर ऑनर की कैपिटल इंक्रीज करेंगे, मतलब उसको पैसा दे रहे हैं। दिस इज नोशनल कॉस्ट। तो कॉस्ट सिर्फ वो नहीं जो आपने खर्च कर दिया, कॉस्ट वो भी है जो आपने खर्च करा और आपकी जेब में वापस आ गया, उसको भी कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है सर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर तो शाम के पास पैसा, शाम का खर्चा हो रहा है और शाम के पास ही आ रहा है, तो ये तो गलत है। पर अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो अलग है, शाम का ही खर्चा हो रहा है, नहीं शाम का खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा बिजनेस का है, रेंट बिजनेस दे रहा है और शाम की इनकम है। तो बिजनेस के पॉइंट से सोचोगे तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है और इनकम ऑनर को ही हो रही है बिजनेस की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट चाहे एक्चुअल हो, आपकी जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में जाए, या आपकी जेब से पैसा निकल के वापसी अपनी जेब में आ जाए, दोनों ही कॉस्ट को कॉस्ट माना गया है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट क्या है दोस्तों, कॉस्ट सर वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, चाहे वो एक्चुअल हो सकता है चाहे वो नॉशनल हो सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर हमारे कॉस्ट की डेफिनेशन खत्म हुई। तो अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन को दोबारा पढ़े तो अब आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जिसको हम दे रहे हैं, वो अमाउंट जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, किसके बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस। भाई मैं पैसा खर्च कर रहा हूं और उसके बदले मुझे कुछ गुड्स मिल रहे हैं, या मैं पैसा खर्च कर रहा हूं उसके बदले मुझे सर्विस मिल रही है, तो मैं कहूंगा उस गुड्स की कॉस्ट जो मैंने खर्च करा वो है, या उस सर्विस जो मुझे मिली उसकी कॉस्ट वो है जो मैंने उसको दिया, पेमेंट करा, ठीक है। तो कॉस्ट वो रिसोर्सेज जो होना चाहिए वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस, जो भी आप दे रहे हो क्या वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस करता है। सर मैं पैसे दे रहा हूं, सर मैं बैंक से चेक दे रहा हूं, तो क्या वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, यस। अगर वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर रहा है जो आप बदले में दे रहे हो, भाई मैंने पेन खरीदा और पेन के बदले में मैंने पैसे दिए, क्या पैसे मनी की टर्म में एक्सप्रेस करता है, यस, तो अब वो कॉस्ट मानी जाएगी। मैंने किसी से सर्विस ली और उसके बदले में कोई पेमेंट करी है तो वो कॉस्ट मानी जाएगी। तो जो भी एक पर्सन दे रहा है गुड्स और सर्विस लेने के बदले जो दे रहा है, क्या वो मनी की टर्म में मेजर हो रहा है, यस। अगर वो हो रहा है तो हम उसको कॉस्ट कहेंगे। और कहा कि कॉस्ट की डेफिनेशन में वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो खर्च हो गया हो, वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो खर्च हो गया हो, चाहे वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो नॉशनल एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपकी जेब से निकल के दूसरे की जेब में जाए चाहे आपकी जेब से निकले और आपकी जेब में वापस आ जाए, दोनों ही यहां पर कॉस्ट माने जाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। यहां पर मेरी कॉस्ट की डेफिनेशन खत्म होती है। क्या आपको समझ में आया? वो दोनों एग्जांपल आपको यहां उतारने हैं, मैं जगह दे दूंगा यहां पर जब आपको नोट्स भेजूंगा। नोशनल कॉस्ट समझ में आया आपको?
बहुत बढ़िया। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बात मुझे बताइए, बचपन में आपको सिखाया गया था कि मान लो किसी चीज की बनाने की कॉस्ट यहां पर हमने जोड़ दी, हमारी बनाने की कॉस्ट, फिर हमने कहा ये हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जोड़ने कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो उसमें जाकर जो भी अमाउंट आएगा उतने रुपए का उसको हम बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही आपको सिखाया गया था बचपन में भी कि कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो आपका आ जाता है सेल। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एक्चुअल का एग्जाम्पल देना, एक्चुअल का एग्जाम्पल पहले वाला एक्चुअल का ही तो था बेवकूफ। ये सब लेट आया था क्या? हाँ, ये लेट आया था। एक्चुअल का एग्जाम्पल क्या होता है? पहले वाला जो एग्जाम्पल दिया मैंने वो एक्चुअल का था। रिकॉर्डेड में देखो, लेट आना रिकॉर्डेड में जाएगा। मान लो आप एक टीवी बना के बेचते हो। टीवी बनाने की आपकी जो कॉस्ट आई वो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में आपका टीवी बन गया। ठीक है, लेट मत आए करो भाई, लेट मत आए करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, लेट मत आना क्लास में। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी दुकान पे जाकर कोई सामान खरीदते हैं उसके बदले में पेमेंट करते हैं, यस, वो एक्चुअल कॉस्ट है। आपने सामान खरीदा, सामान के बदले में पेमेंट कर दी। मैं दुकान पे गया, मैंने एक पेन खरीदा, मैंने कहा भैया कितने का है? उसने कहा 100 रुपये का। मैंने 100 रुपये दिए, पेन ले लिया। ये मेरी इस पेन की कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। पेन की कॉस्ट कितनी पड़ी? मेरा पेन 100 रुपये का, राइट, उसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। बाकी रिकॉर्डेड में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट मत आओ। एक टीवी है, मैंने 5,000 रुपये का बनाकर तैयार कर दिया। क्या मैं इसको 5,000 का बेचूंगा? नहीं, ऑब्वियस है, मैं कमाने बैठा हूं, मैं 5,000 का नहीं बेचूंगा। तो मैंने क्या करा, इसमें से पैसे जोड़ते हैं, और मैंने इस टीवी में 5,000 का बनाकर तैयार करा, 3,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। और प्रॉफिट जोड़ने के बाद अब मैं इसको कितने का बेचूंगा? अब मैं इसको बेचूंगा 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का ये टीवी मार्केट में बेचूंगा। अगर ये टीवी 8,000 रुपये का मार्केट में बिक गया तो मैं कहूंगा 3,000 मैंने कमा लिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो क्या करना है? मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, 3,000 से मेरा नहीं हो पा रहा, तो क्या करूं? सिंपल है सर, आपका टीवी 5,000 का बना, टीवी 5,000 का ही बनाऊं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा लो। 3,000 से कितना कमाना चाहिए? 4,000, तो 4,000 प्रॉफिट कर लो। तो अब अपना प्रॉफिट 9,000 का बेचना चालू कर दो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं तो बढ़ा दो सर, सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ा दो। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, प्रॉफिट बढ़ाना या घटाना ये होता है कंपनी के मैनेजमेंट का काम। जो डायरेक्टर होते हैं, जो मेन बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, डायरेक्टर, सीईओ, मेन चेयरमैन वगैरह, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है ना, उनका काम होता है प्रॉफिट कितना ऐड करना है या कितना कम करना है। तो प्रॉफिट हमारा काम नहीं होता। हम क्या है, हम पढ़ रहे हैं सीएमए, हमारा काम सीएमए है। सीएमए का काम प्रॉफिट को बढ़ाना घटाना नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है। अगर आपकी कंपनी है, आप ही उसके मैनेजमेंट हो, आप ही उसका ओनर हो, तो ओनर, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, इनका काम होता है प्रॉफिट कितना रखना है और कितना कम करना है। ये हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है सर, तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट का सारा किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट उनको कितना जोड़ना है। अब मैंने कहा मैनेजमेंट चाह रहा है कि प्रॉफिट को बढ़ा दूं, तो मैंने कहा यार कैसे बढ़ाए प्रॉफिट को? मैंने कहा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं ज्यादा, पहले 3 कमा, मैंने आपको 4 कर लो, मैंने 1,000 बढ़ा दी, इससे हमारी कॉस्ट सेल वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सेल वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? सेल वैल्यू बढ़ने से ये तो होगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट अब कम खरीदेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो आपको 8,000, 8,500 में मिल सकते हैं, और कस्टमर आपको 9,000 देकर क्यों खरीदेगा? कंपटीशन भी तो है। हम सेल प्राइस बढ़ाने से कंपटीशन भी तो है, तो हमने सेल प्राइस बड़े इंक्रीज तो कर दिया। सेल प्राइस बढ़ाने से क्या होगा? हमारी सेल एक्चुअल में कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ाने से क्या होगा? प्राइस के बढ़ाने से सेल कम हो जाएगी ड्यू टू कंपटीशन। ड्यू टू कंपटीशन, भाई 8,000 में बेचने के लिए भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो 8,000 में रेडी है बेचने के लिए, आप 9,000 करोगे तो कंपटीशन की वजह से सेल प्राइस कम होगी। कंपटीशन की वजह से सेल प्राइस कम हो सकती है।
है ना। तो मैं इस तरीके से प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा सकता, ये गलत तरीका हो गया। आप डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ाओगे तो आपका सेल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग वे। अब राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि भैया आप ऐसा काम करो, ये जो टीवी की कॉस्ट है ना इसको कम करो, प्रॉफिट वही 3,000 पे रखो आप, नहीं सेल प्राइस वही 8,000 पे रखो, सेल प्राइस अपना 8,000 पे रखो, और ये कोशिश करो ये जो टीवी है जो आपका 5,000 रुपए का बना, इसको आप कम करने की कोशिश करो, इसको आप 4,000 करने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप 4,000 पे लाओगे कि एक टीवी कॉस्ट आप 5,000 से 4,000 पे कम करने के लाए, तो ऐसे केस के अंदर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 4,000 हो जाएगा और प्रॉफिट कमा लेंगे। तो हमारा काम क्या होता है? हमारा काम प्रॉफिट को बढ़ाना घटाना नहीं होता। प्रॉफिट बढ़ाने से आपका सेल प्राइस बढ़ता है और कंपटीशन होने की वजह से आपकी डिमांड कम हो सकती है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की, जिससे सेल कम होगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हमारा काम ये होता है, एक सीएमए का काम क्या होता है, एक उनका काम ये होता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करे, किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करे। इसको कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। क्या कहते हैं उनको? कॉस्ट रिडक्शन। तो जैसे ही मैंने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करा? कम करा, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। तो हमारा काम कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, रिडक्शन करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम आए, जिसकी वजह से कंपनी को उसी प्राइस पर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। देखो अभी भी सेल प्राइस मेरा सेम है, तो कंपटीशन में भी मैं खड़े रहूंगा और प्रॉफिट भी मैंने ज़्यादा कमा लिया ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो ये बेसिकली एक सीएमए का काम होता है करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो धीरे धीरे आप सोचेंगे कि कैसे मैं इस कॉस्ट को रिड्यूस करूं। ये पूरे सीएमए की जर्नी में आप सीखेंगे कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाती है। राइट, आगे बात करते हैं। तो मैं आपको ये बस एक जनरल बता रहा था कि हमारा सीएमए का काम क्या होता है, सीएमए का बेसिकली क्या काम होता है, तो वो मैं आपको सिखा रहा था इसमें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार मैनेजमेंट डिसाइड करती है प्रॉफिट, डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है प्रॉफिट को डिसाइड करना। प्रॉफिट पता चल गया, कॉस्ट निकल गई, तो आपका सेल प्राइस निकल जाएगा। ऑब्वियस है कि मैं कितने रुपए का मार्केट में बेचूं, ये मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और उस प्रोडक्ट में जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है वो जोड़ दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरी कॉस्ट है। जैसे टीवी बनाने में मेरा खर्चा हुआ 5,000 रुपए का, अब मैं मैनेजमेंट पूछूंगा भैया कितना प्रॉफिट ऐड करूं, वो कहेगा 3,000 ऐड कर दो। तो 5,000 बनने की कॉस्ट, 3,000 पे ऐड, और उसके बाद सेल प्राइस आ जाएगी 10,000 पे, 8,000 पे। तो इस तरीके से अब मैं कह रहा हूं कि जो कॉस्ट है 5,000 पे, ये कैसे आई, ये 5,000 रुपए की कॉस्ट कैसे आई, ये बात करने जा रहा हूं मैं अब। ये 5,000 की कॉस्ट कैसे निकाली, कैसे निकाली ये 5,000 रुपए की कॉस्ट? आपने एक टीवी बनाना है, तो आपको कैसे पता चला कि ये कॉस्ट 5,000 रुपए की आई? बताइए सर, ये 5,000 की कॉस्ट कैसे निकाली आपने, कैसे बताया? मैं आपको बताता हूँ कैसे आई है 5,000 रुपए की कॉस्ट। सबसे पहले मैंने देखा यार एक टीवी बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ टीवी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मुझे टीवी का प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए मटेरियल, जैसे कि डिस्प्ले, ठीक है, मुझे मटेरियल चाहिए। मैं कहीं क्या करूंगा, बाहर से टीवी बनाने का मटेरियल लेकर आऊंगा, डिस्प्ले, बाहर की कैबिनेट जिससे टीवी आप देखते हो ना, बाहर का डब्बा जो बॉक्स होता है वो, अंदर का मदरबोर्ड, रैम वगैरह, जो भी मटेरियल चाहिए होगा टीवी बनाने के लिए वो लेकर आऊंगा बाहर से। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा 3,000 रुपए का मटेरियल लेकर आया, 3,000 रुपए लगे मेरे को मटेरियल खरीदे, मैं सारा मटेरियल ले आया टीवी बनाने का। अब मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उस टीवी को असेंबल करे। मटेरियल सामने पड़ा है, अब अपने आप तो असेंबल होगा नहीं, असेंबल का मतलब अपने आप वो टीवी जुड़ जाड़ के टीवी तो बनेगा नहीं। टीवी का सामान लिया, अंदर का मैन्युफैक्चरिंग पूरा बोर्ड लिया आया, बाहर का कैबिनेट लिया है, सारे बटन लिया है, रिमोट लिया है, सारा मटेरियल मेरे पास है, मैं खरीद के लगा रहा है। टीवी पे मटेरियल लगा, मटेरियल में जो कॉस्ट आई वो आई 3,000 रुपए की। अब मुझे एक ऐसा पर्सन हायर करना होगा जो इस सारे पार्ट्स को जोड़ दे और एक टीवी में कन्वर्ट कर दे। तो जिस पर्सन को मैं हायर करूंगा वो होगा लेबर, और उसको मुझे देने होंगे पैसे। तो मैंने एक लेबर हायर करी, मैंने कहा भैया एक है मेरे पास मटेरियल पड़ा है, आप उस मटेरियल के लिए, मटेरियल से टीवी का मटेरियल है उसे टीवी बनाना है, बताओ कितने पैसे लो? कह रहा 1,000 रुपये लूंगा एक टीवी बनाने के, एक टीवी बनाने के मैं 1,000 रुपये लूंगा। तो ऑब्वियस है कि मुझे एक प्रोडक्शन, एक टीवी बनाने के लिए दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। पहला मटेरियल
उस टीवी को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा वो लेकर आना पड़ेगा, और उस मटेरियल से टीवी में कन्वर्ट करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास ऐसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर आपको चाहिए उस मटेरियल से टीवी में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं सर इतनी चीज इनफ है एक टीवी बनाने के लिए? नहीं। टीवी बनाओगे कहां पर? कोई जगह चाहिए। बाहर रोड पे तो टीवी नहीं बना सकते ना। आपने मटेरियल लेकर आया, मटेरियल रखोगे कहां पर? जगह चाहिए। लेबर काम कहां पर करेंगे? उसके लिए भी जगह चाहिए। क्या अंधेरे में काम करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या विदाउट वाटर के काम करेंगे? नहीं, पानी भी चाहिए होगा सर, है ना। मशीनें भी चाहिए होगी जो टीवी को असेंबल करने में काम आए, जैसे कि पेच जो होते हैं हमारे नट बोल्ट, उसको टाइट करने के लिए टूल्स भी चाहिए। तो सिर्फ टीवी का मटेरियल और लेबर को बनाने से टीवी नहीं बनेगा सर, वो जगह चाहिए। एक हमें जगह लेनी पड़ेगी, उसका रेंट पे करना पड़ेगा। जगह लेनी पड़ेगी, गोडाउन लेना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिर हमें टूल्स के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कुछ छोटी छोटी मशीनें लानी पड़ेगी जो असेंबल करती हो, ये सारी चीजें बढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को मैंने जोड़ दिया एक्सपेंसेस में, इन सब चीजों को मैंने खर्चों में जोड़ दिया कि मटेरियल, टीवी का मटेरियल और लेबर के अलावा भी अन्य खर्चे भी हो सकते हैं जिसकी वजह से टीवी बनाने में हेल्प हो, है ना। तो मेरे एक्सपेंस लग गए। तो एक टीवी बनाने में मेरा कितना खर्चा लग गया, मैंने एक्सपेंस के अंदर जोड़ लिया, वही रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर एक्सपेंस, टूल्स, मशीन के डेप्रिसिएशन, सब जोड़ लिया मैंने। और मैंने कहा एक टीवी बनाने में मेरे 1000 रुपये लग गए, और इस तरीके से 5000 रुपये का मेरा एक टीवी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें 3000 प्रॉफिट जोड़ूंगा, और अब मैं निकाल दूंगा आपके पास क्या, सेल प्राइस, और बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगा। बताइए सर, इतनी सी बात मैंने आपसे करी। ठीक है जी। अब सर क्या होता है, जैसे कि ये 3000 रुपये, जैसे कि मैंने तो अभी बता दिया आपको 3000 का मटेरियल आया, पर सोचो इतना आसान होगा क्या? एक टीवी बनाने में 3000 का मटेरियल आएगा, इतना आसान होगा क्या कि 3000 रुपये का मटेरियल आ गया? मुझे तो 5000 करना था, तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था इसको 3 रखूंगा, इसको 1000, इसको 1000 लूंगा, आ जाएगा 5000। क्या एक लेबर की कॉस्ट 1000 इतना आसान है क्या लेबर कॉस्ट निकालने का? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब समझिए, अब फाउंडेशन में इंटर पे जम करा आपने, सीएमए फाउंडेशन से सीएमए इंटरमीडिएट में जम करा। कैसे? सीएमए इंटरमीडिएट में आपको यह सिखाया जाएगा कि कैसे आप ये 3000 कैलकुलेट करेंगे इन द चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। यहां फर्क होता है फाउंडेशन लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे, इसलिए मैं आपको शुरू से ही बताते चलूंगा कि कैसे कैसे चीजें आपको इंटर में पढ़ाई जाएगी। फाउंडेशन में आपको ये निकालना नहीं सिखाएगा कि मटेरियल एक टीवी में बनाने के लिए क्या मटेरियल कॉस्ट आएगी, एक टीवी को बनाने के लिए क्या लेबर कॉस्ट आएगी, एक टीवी को बनाने के लिए क्या एक्सपेंसेस कॉस्ट आएगी। एक टीवी को बनाने में मटेरियल लेबर खर्चा पहले से दे देगा फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि छोटा लेवल है ना, पहले से बता देगा कि एक टीवी को बनाने में इतने रुपए का मटेरियल लगा, इतने रुपए की लेबर लग गई, इतने रुपए के खर्चे हो गए, टोटल करा तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल आई एक टीवी की। तो मैं कह सकता हूँ कॉस्ट आ गई, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई एक टीवी की। अब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको दिख रहा है। इंटरमीडिएट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि जब आप एक टीवी बनाने की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसमें सबसे पहले आपने मटेरियल कॉस्ट 3000 जोड़ा, ये 3000 कैसे आया। तो आपको इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ना होता है मटेरियल कॉस्टिंग, और वहां पर आप पता लगाते हैं कि मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी। फिर आपको एक और चैप्टर पढ़ना होता है लेबर कॉस्टिंग, और वहां जाकर आप पता लगाते हैं कि एक टीवी बनाने में 1000 रुपए की लेबर लगी या ज्यादा की लगी। तो एक चैप्टर और पढ़ाया जाएगा आपको लेबर कॉस्टिंग। फिर आपको एक चैप्टर और पढ़ाया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर, जिसको हम ओवरहेड भी कहते हैं। ओवरहेड चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक अलग चैप्टर है और ओवरहेड का एक, ये सारे के सारे एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस के लिए भी एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आप ये एक्सपेंस की कॉस्ट निकाल पाते हैं, और तब जाकर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। फाउंडेशन में आपको ये अमाउंट पहले से गिवन होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इंटर में ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 4 चैप्टर बेसिकली, एक मटेरियल की कॉस्टिंग, एक लेबर कॉस्टिंग, एक डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्टिंग और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्टिंग, जिसको हम ओवरहेड भी कहते हैं। आगे जाके सिखाऊंगा अभी धीरे धीरे। तो वो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद तब जाकर आप 5000 रुपये निकाल पाएंगे। समझ में आया कि कैसे फाउंडेशन का लेवल और इंटर के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होगा, आपको जोड़कर टोटल कॉस्ट निकालिए, इतना लेवल है सिर्फ फाउंडेशन।
हो जाएगा टोटल कॉस्ट निकालो तो पहले मटेरियल चैप्टर निकाल के ये निकालो, फिर लेबर चैप्टर निकाल के ये, एक्सपेंस चैप्टर निकाल के ये निकालो, जब ये निकल जाएगा फिर टोटल करेंगे। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको क्या है मीनिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा था। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा था कॉस्टिंग, मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाई, तो अब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहा था। अब कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक, मेथड या प्रोसेस हम लगाते हैं, उस टेक्निक, मेथड या प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। मतलब अगर मुझे एक टीवी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो इस टीवी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी मैं मेथड्स, टेक्निक्स या प्रोसेस लगाता हूं उस टीवी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, वो सारे मेथड, टेक्निक या प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। तो कॉस्टिंग क्या है? टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट असरटेन करने में लगने वाली टेक्निक या मेथड, उन सबको क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। तो मैंने यहां पर क्या निकाला? मटेरियल में कॉस्टिंग, मटेरियल की कॉस्ट निकाली, लेबर की कॉस्ट निकाली, एक्सपेंस की कॉस्ट निकाली। तो इन सब की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के में आपने टेक्निक लगाई, मेथड लगाया, वो सभी टेक्निक और मेथड क्या नाम दिया जाता है? कॉस्टिंग नाम दिया जाता है। आइए आपको पढ़ाता हूं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, मेथड बोल दो, टेक्निक बोल दो, वन ऑफ द सेम थिंग, एंड प्रोसेस है किसका? कॉस्ट को असरटेन करने का। असरटेन का मतलब होता है निकालना। तो किसी भी कॉस्ट को असरटेन करने, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो मेथड और टेक्निक आपने लगाई वही कॉस्टिंग है, वो मेथड और टेक्निक। तो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है, एक मेथड है, या आप प्रोसेस कह लो। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक, मेथड, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। तो अगर आप पेन खरीद के ला रहे हो, तो पेन खरीदना और उसको जो पेमेंट करी आपने वो कॉस्ट है, कि हाँ मेरे को पेन पड़ा 20 रुपए का, तो इस पेन की कॉस्ट है मेरी 20 रुपए। अब ये 20 रुपए कैसे आया, इसको निकालने की टेक्निक को कॉस्टिंग कहते हैं। आपने पेन खरीदा, आपने 20 रुपए करे, तो पेन की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। तो मैं कहूंगा इस पेन की कॉस्ट है मेरी 20 रुपए। एक टीवी की कॉस्ट आ रही है मेरी 5,000 रुपए। अब वो 5,000 कैसे निकाला, उस 5,000 निकालने की टेक्निक और मेथड को कॉस्टिंग कहते हैं। हाँ, 5,000 आ गया, वो है कॉस्ट। एक टीवी की कॉस्ट 5,000 रुपए है, उस 5,000 को निकालने के मेथड, ये 5,000 निकला कैसे, क्या मेथड लगाया, क्या टेक्निक यूज करी, क्या प्रोसेस लगाए, जिसकी वजह से ये 5,000 आया, वो सभी को कॉस्टिंग कहते हैं। समझ में आया? कॉस्टिंग और कॉस्ट में डिफरेंस, कि कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट क्या होता है। ये है दोस्तों, टेक्निक के अंदर क्या होता है, जब भी मैं कोई टेक्निक लगाता हूं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे टीवी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे टेक्निक लगानी होगी। तो टेक्निक ऐसे नहीं कि आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, मैं कोई भी टेक्निक यूज कर रहा हूं, नहीं। टेक्निक चलती है प्रिंसिपल्स और रूल्स पर। जो भी हमारे को कॉस्ट अकाउंटिंग में समझाया जाएगा वही प्रिंसिपल्स और रूल्स मैं हर जगह अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अकाउंटिंग में जैसे आप पढ़ते हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं भी वही प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, आप बनाओगे आप भी वही फॉलो करोगे, तो हर कोई बंदा वही फॉलो करेगा। तो ऐसी टेक्निक्स होती है जो कॉस्टिंग के अंदर यूज होती है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए ये वाली टेक्निक लगनी है तो वो सारे लोग भी यही लगेंगे। एक प्रिंसिपल रूल की तरह होता है। तो टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल रूल विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी भी कॉस्ट, गुड्स और सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए जो टेक्निक लगा रहे हो वो एक तरीके की प्रिंसिपल्स और रूल्स है। चाहे मैं टीवी की कॉस्ट कैलकुलेट करूं, चाहे आप कर लो, चाहे अन्य कोई पर्सन कर लो, सर जो टेक्निक आप लगाओगे सभी लोग सेम टेक्निक लगाएंगे, अलग अलग नहीं लगा सकते। एक ही तरीके की टेक्निक फॉलो की जाती है क्योंकि ये प्रिंसिपल और रूल में कवर हो जाती है। इसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग क्या है, मैं एक बार और बोल देता हूं हिंदी में। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक या मेथड या प्रोसेस लगाया जाता है वो टेक्निक, मेथड, प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। और जब मैं कॉस्टिंग लगाकर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लूंगा ना तो उसी को कॉस्ट कहा जाएगा। ये पेन जो मैं खरीद के लेकर आया ये 20 रुपए का पड़ा, तो मैं कहूंगा इस पेन की कॉस्ट है 20 रुपए। अब ये 20 रुपए निकालने के लिए क्या करा, कॉस्टिंग लगाई। ये 20 रुपए कैसे आया, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। तो ये कॉस्ट और कॉस्टिंग का मीनिंग हो गया हमारा।
अब हमारे पास दो मीनिंग और रह गए हैं, एक मीनिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मीनिंग है आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक कॉस्ट अकाउंटिंग है और एक कॉस्ट अकाउंटेंसी है। ये अगली एक क्लास में हम कवर करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, क्योंकि शुरुआती मैं चीजों को भगाना नहीं चाहता। अभी हमारे को पहले चैप्टर के अंदर पहले पार्ट में सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ने थे, जिसमें से 2 मैंने आज कवर करा दिए, 2 मैं अगली क्लास में कवर करा लूँ। तो पहले चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, हम फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथा, पांचवा सब खत्म करने के बाद फिर लास्ट में पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जो रिमेनिंग थ्योरी हमारी बच जाएगी। खत्म नहीं होगी थ्योरी, बच जाएगी, वो रिमेनिंग बाद में कवर करेंगे। कहीं बच्चे ये समझे कि यार ये तो हमने इतना बड़ा चैप्टर था पहला, इसमें तो 4 पॉइंट पढ़ा के सर ने खत्म कर दिया, ये तो गलत पढ़ा रहे सर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वो खत्म नहीं होगा, वो आगे पढ़ाया जाएगा। पहले आगे वो चैप्टर करेंगे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है और समझने में भी आपको मजा आए, बोरियत ना रहे। जैसे कि आज आपको मजा आया कि हाँ यार कुछ नया सीखा आपने। चलिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी ये 2 मीनिंग है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे।